पर्टिकुलरली किसी भी कैंसर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग समझते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, बढ़ जाता है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। ओरल कैंसर एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स को बोला जाता है कि जहाँ पे कैंसर चाहे लिप में हो जो कि होंठ है, या अंदर मसूड़े में हो, या जीभ में, या अंदर जो झिल्ली होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल मिकोज़ा। इन किसी भी जगह में से अगर कैंसर होता है तो हम लोग उसको ओरल कैंसर का नाम देते हैं। साइन्स एंड सिम्पटम्स इसके होते हैं कि घाव होना कि जो कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक बरकरार है, कि वो मतलब घाव ठीक नहीं हो रहा है। नॉ जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं मामूली ज़बान में, जो कि अल्सर ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्तों के बावजूद, 2 हफ्तों के बियॉन्ड भी वो रुका है, वो ठीक नहीं हो रहा है। ये सब लक्षण होते हैं या आगे चल के वो गाँठ का भी रूप ले सकता है। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं मोप्रिया और आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर को लेकर। ओरल कैंसर क्या है? इसका लक्षण क्या-क्या है? ओरल कैंसर होने के बाद इसका इलाज क्या है? इसी सवालों का जवाब आज हम जान लेंगे। हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर सैयद सुजातुल्लाह हुसैन सर। सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है। सर पहले ही हम जान लेंगे ओरल कैंसर क्या है? देखिए, ओरल कैंसर एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स को बोला जाता है कि जहाँ पे कैंसर चाहे लिप में हो जो कि होंठ है, या अंदर मसूड़े में हो, या जीभ में, या अंदर जो झिल्ली होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल मिकोज़ा। इन किसी भी जगह में से अगर कैंसर होता है तो हम लोग उसको ओरल कैंसर का नाम देते हैं। इसका लक्षण क्या-क्या है? लक्षण यानी कि साइन्स एंड सिम्पटम्स इसके होते हैं कि घाव होना कि जो कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक बरकरार है, कि वो मतलब घाव ठीक नहीं हो रहा है। नॉ जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं मामूली ज़बान में, जो कि अल्सर ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्तों के बावजूद, 2 हफ्तों के बियॉन्ड भी वो रुका है, वो ठीक नहीं हो रहा है। ये सब लक्षण होते हैं या आगे चल के वो गाँठ का भी रूप ले सकता है। इसका ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या है? रिस्क फैक्टर्स यानी कि जो चीज़ें इसका जोखिम बढ़ाते हैं, उसको हम लोग हिंदी में जोखिम कारक बोलते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स इस कैंसर के लिए है कि अ, अल्कोहल कंज़म्पशन जिसको हम लोग शराब का सेवन बोलते हैं, और तंबाकू का सेवन जो कि टोबैको कंज़म्पशन। टोबैको कंज़म्पशन यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, या तो हम लोग उसको स्मोकिंग के फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग स्मोकिंग बोलते हैं, टोबैको स्मोकिंग, या टोबैको जो कि स्मोकलेस टोबैको भी होता है जिससे हम लोग, जो कि इंडिया में भी वो कॉमन है, जैसे कि पान के रूप में हुआ जिसको हम लोग हाँ, बोलते हैं कि स्मोकलेस टोबैको, जो कि च्यूएबल टोबैको है। चाहे वो स्मोकलेस हो या स्मोकिंग के फॉर्म में हो, दोनों भी ओरल कैंसर के रिस्क को बहुत बढ़ा देता है। इसका शुरुआती सिम्पटम्स क्या है? शुरुआती वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि घाव होता है, जो कि धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और वो मामूली दवाइयों से वो ठीक नहीं होता है। क्या ओरल कैंसर शुरुआत में ही पकड़ा जाता है? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है क्योंकि ये सतही तौर पे होता है, सरफेस मैलिग्नेंसी है बनिस्बत बाकी कैंसरों की जो कि शरीर के अंदर होते हैं जिसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। ओरल कैंसर जो कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या फिर शराब का सेवन कर रहे हैं, उनको रेगुलरली अपने मुँह के अंदर झाँक के आईने आईने के सामने खड़ा रह के देखते रहना होगा, और मतलब अंदर बाहर से ही दिखता है? बाहर से ही दिखता है। जी, जीभ में हो या झिल्ली में हो या होंठ में कोई भी घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तब आप मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या डॉक्टर्स के पास जाके उसका इवैल्यूएशन करवाइए, उसका टेस्ट करवाइए और तब जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए। ना सिर्फ़ कि बस मेडिकल शॉप में जाके दवाइयाँ लें, डॉक्टर से जाके सलाह लें। स्क्रीनिंग किन लोगों का होता है? स्क्रीनिंग इन्हीं चीज़ों के लिए है ताकि कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए, क्योंकि कैंसर अल्टीमेटली है कि आप कितना टाइम पहले उसको अगर आप पकड़ लेते हैं, तो उतना ही क्योर का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग मेथड्स मतलब स्क्रीनिंग उस चीज़ को बोला जाता है, उस प्रक्रिया को जहाँ पे हम लोग कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग यहाँ पे डॉक्टर्स ही करते हैं एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म में। जबकि वो डॉक्टर पेशेंट को देख के टेस्ट कर रहा है, जाँच कर रहा है, उसी से स्क्रीनिंग इस कैंसर का होता है। स्क्रीनिंग मेथड्स जो है वो आप कैसे यूज़ करते हैं? स्क्रीनिंग मेथड्स एग्ज़ामिनेशन ही है, डॉक्टर अपने हाथों से और इंस्पेक्शन यानी कि देखने से उसका स्क्रीनिंग करता है। मुँह के कैंसर को रोकने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है? वही रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ओरल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए
कि आपको तो जो कि लाइफ़स्टाइल चॉइसेस जो आजकल के इंडियन मेन में कॉमन है, स्मोकिंग हो या अल्कोहल कंज़म्पशन हो, वो अपने लाइफ़स्टाइल चॉइसेस को सुधारना होगा, अल्कोहल को बंद करना होगा, अल्कोहल कंज़म्पशन और टोबैको कंज़म्पशन को भी बंद करना है। ये 2 ही मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर ये 2 अगर आप हटा देंगे, तो फिर ओरल कैंसर का रिस्क जो है बहुत हद तक कम हो जाता है। सर बहुत लोग ये ऐसे हैं कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल भी नहीं पीते हैं, फिर भी उन लोगों का क्यों होता है? हाँ, वही तो मैंने बोला कि ये 2 चीज़ें अगर स्टॉप करने से बहुत हद तक कम हो जाता है, रिस्क ज़ीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि बाकी रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जिससे भी कैंसर होता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में होता है, जैसे कि लेस देन 5% पेशेंट पॉपुलेशन में। जहाँ तक हम लोग ओरल कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं, 90 टू 95% ऑफ पेशेंट्स में इन दोनों में से किसी एक रिस्क फैक्टर का होना ऑलमोस्ट 100% रहता है। ये क्या यंग लोगों को भी होता है? बिल्कुल होता है, अगर जेनेटिक फैक्टर्स इनमें बहुत ज़्यादा है या अगर वो टोबैको कंज़म्पशन से डैमेज कुछ-कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, तो उन लोगों में अर्ली एज में कैंसर हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं घर में स्मोकिंग करते हैं, पर ये बहुत सारे लोग हैं नहीं करते हैं, तो उसके लिए इसका कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है? जो नहीं कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग की कैटेगरी में आ जाता है हाँ। और पैसिव स्मोकिंग भी इज़ हार्मफुल एज़ प्राइमरी स्मोकिंग। अगर ओरल कैंसर पहले ही स्टेज में पकड़ा जाता है, तो इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि जितना हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे, जितना शुरुआती स्टेज में पकड़ेंगे, उतना ही इलाज के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ही क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेज 1 जो कि पहला स्टेज है किसी भी कैंसर का, अगर हम लोग उस स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो सिर्फ़ इसका मेन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इसका सर्जरी है। ऑपरेशन से इसका इलाज हो सकता है और स्टेज 1 में अगर सर्जरी करा लेता है पेशेंट और सक्सेसफुल सर्जरी हो जाता है, तो फिर इसके सर्वाइवल के चांसेस मोर देन 95% हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है कैंसर के पेशेंट्स में। ओरल कैंसर्स का कोई मिथ्स और मिसकंसेप्शन है क्या? जी, सही सवाल आपने पूछा कि किसी भी कैंसर में मिथ्स एंड बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। होते ही रहते हैं। पर्टिकुलरली किसी भी कैंसर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग समझते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, बढ़ जाता है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, जो कि जहाँ पे भी डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहे हैं बायोप्सी को, तो आप मतलब वो रिकमेंडेशन को फ़ॉलो करिए और बायोप्सी करवाइए। कुछ ही कैंसर्स हैं जहाँ पे हम लोग बायोप्सी मना करते हैं, जहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स में फैलने का रिस्क नहीं होता है और ओरल कैंसर में भी बायोप्सी करने से फैलने का रिस्क नहीं होता है। इनफैक्ट बायोप्सी करने से हमें मालूम पड़ता है कि कौन से टाइप का कैंसर है और वो हमें ट्रीटमेंट करने में आगे मदद करता है। इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत मिसकंसेप्शन ये भी है कि जैसे कि आपने सवाल भी पूछा था कि सिर्फ़ ये एल्डरली में होता है, हाँ। बुज़ुर्गों में होता है, कि वो एक मिसकंसेप्शन है, यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है और बहुत लोग ओरल अल्सर को नज़रअंदाज करते हैं। वो भी एक मिसकंसेप्शन है कि ओरल अल्सर अगर है, तो फिर बहुत लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेते हैं मेडिकल शॉप से, ये सोच के कि वो हार्मलेस है। जबकि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर है, तो आपको दवाई के बजाय आपको डॉक्टर से सलाह लेके आपको दवाई लेनी चाहिए। শুনলেন তো আমাদের বিশেষজ্ঞ কি বললেন? এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন। ধন্যবাদ।